गरीब नागिन माँ की बेटी, शेर माँ का कहर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। शेर की मौत के बाद जंगल की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी रोमा पर आ जाती है। रोमा जंगल और अपने बेटे सिम्बा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, पर यह बात शेर के भाई गब्बर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि रोमा जंगल की बागडोर संभाले। वो नफरत की आग में जल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। नागिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन गब्बर अपने मन में सोचता है, मैं इस रोमा की बातों में हाँ मिलाते मिलाते थक गया हूँ। सारे जानवर उसी की वाह वाह कर रहे। हम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे रोमा और उसके बेटे को रास्ते से हटाना ही होगा। पर कैसे? काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं गब्बर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नागिन की बेटी और सिम्बा पर पड़ती है, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ये देख गब्बर को एक ख्याल आता है और वो रोमा के पास जाकर कहता है, रोमा, तुम सिम्बा को उस नागिन की बेटी के साथ खेलने मत दो। वो नागिन है नागिन, कभी भी मौका देखकर डस लेगी। अरे नहीं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला। यूं गब्बर रोमा के मन में शक का बीज बो देता है और वहाँ से चला जाता है। रोमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती और झट से सिम्बा के पास जाकर सिम्बा से कहती, सिम्बा चलो घर चलते। ये सुनकर नागिन की बेटी कहती है, शेरनी, हमें कुछ और देर खेलने दीजिए। देखो, तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी? सिम्बा चलो यहाँ से। यूं शेरनी सिम्बा को लेकर वहाँ से चली जाती है। नागिन की बेटी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती और सारी बात उसे बताती है। बेटी, शेरनी पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। वो हमारी जंगल की रानी है। वो किसी बात को लेकर परेशान होंगी, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। तुम शेरनी की बात का बुरा मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। यूं वो अपनी बेटी का मन बहलाकर उसके साथ खेलने लग जाती। अगले दिन रोमा को किसी जरूरी काम से पास के जंगल जाना था। वो गब्बर को बुलाकर कहती है, गब्बर, मैं एक बहुत जरूरी काम से पास के जंगल जा रही हूँ। तुम तब तक सिम्बा का और जंगल का ख्याल रखना। मैं शाम तक आ जाऊंगी। ये सुनकर गब्बर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है रोमा, तुम आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर शेरनी वहां से चली जाती है और सिम्बा गुफा में अकेला था। कुछ देर बाद गब्बर सिम्बा के पास आता है। अरे आप यहाँ, कहिए क्या काम है? मैं तुझे तेरे पिता के पास भेजने के लिए आया हूँ। मैं कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। आज जाकर मेरा ये सपना पूरा होने वाला है। तेरी मौत को देख तेरी माँ खुद ब खुद सदमे में चली जाएगी और मर जाएगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और डर के मारे कहता, देखो, ये तुम गलत कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरी जान के दुश्मन बने हो? अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तेरी माँ को पता चलने से पहले ही तू इस दुनिया से जा चुका होगा। मैं तेरी मौत का सारा इल्जाम उस नागिन पर डाल दूंगा। तेरी माँ तेरे गम में पागल हो जाएगी और मर जाएगी। फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। राजा बन जाऊंगा मैं इस जंगल का राजा। ये सुनकर सिम्बा डर के मारे वहां से भागने लगता है। गब्बर भी उसका पीछा कर रहा था। माँ, मुझे बचाओ, गब्बर मुझे मार डालेगा माँ। यूं चिल्लाते हुए सिम्बा भागे जा रहा था कि तभी नागिन उसे और गब्बर को देख लेती है। लगता है सिम्बा मुसीबत में, मुझे उसकी मदद करनी होगी। यूं सोचकर नागिन भी सिम्बा का पीछा करती। सिम्बा भागते भागते लकड़बग्घों के इलाके में चला जाता है। ये देखकर गब्बर और खुश हो जाता है और वहीं रुक जाता है और अपने मन में सोचता है, सिम्बा, तूने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया।
तू खुद मौत के मुंह में चला गया। जो कोई भी इन लकड़बग्घों के इलाके में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यूं गब्बर खुश होकर वहां से चला जाता है। शाम को रोमा जब घर वापस आती है तो गब्बर नकली आंसू लिए हुए रोमा के पास जाता है और रोते हुए कहता है, रोमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम उस नागिन को अपने बच्चे से दूर रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नागिन ने तुम्हारे बच्चे को डस दिया। मैंने सिम्बा की जान बचाने की बहुत कोशिश करी पर नाकामयाब हो गया। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रोमा एकदम से टूट जाती है। नागिन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था, और मैं तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिससे मैं अपने बेटे के गम पे तड़प रही हूँ ना, जैसे मैं अपने बेटे के गम में तड़प रही हूँ, तू भी वैसे ही तड़पेगी अपनी बेटी के गम में। तड़पेगी। तेरी बेटी को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यूं रोमा बोल ही रही थी कि तभी वो नागिन की बेटी वहां आती है। शेरनी जी, मेरी माँ सुबह से घर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। नागिन की बेटी को देखकर रोमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को मार दिया, मैं तुझे मारूंगी और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। ये सुनकर नागिन की बेटी घबरा जाती। गब्बर मन ही मन खुश हो रहा था। रोमा नागिन की बेटी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां नागिन और सिम्बा आ जाते। गब्बर नागिन और सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। नागिन रोमा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ शेरनी, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम गब्बर को मारो, उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। ये सुनकर शेरनी चौंक जाती है। हाँ माँ, गब्बर ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं डरकर भागता हुआ लकड़बग्घों के इलाके में चला गया। अगर नागिन सही वक्त पर वहाँ नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। गब्बर, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गब्बर शेरनी के गुस्से को देखकर डर जाता है और शेरनी गुस्से से दहाड़ मारते हुए गब्बर पर हमला करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। गब्बर शेरनी की ताकत के सामने कमजोर पड़ता है और मर जाता है। शेरनी, तुम इस जंगल की रानी हो, तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ नागिन, तुमने सही कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यूं शेरनी और नागिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैजिकल ईगल चीता वर्सेस लॉयन एलिफेंट। जंगल में एक चीता काला जादू पाने के लिए तपस्या कर रहा था। वो सुअर की बलि देकर पूजा कर रहा था, लेकिन ये सब पास में ही घास खा रही हिरन देख लेती है। उसे ये सब ठीक नहीं लगता और वो जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहती है, महाराज, महाराज, वो चीता काला जादू पाने के लिए तपस्या कर रहा है। उसने सुअर की बलि दे दी। जरूर उसके मन में कुछ गलत करने की सोच आई होगी। महाराज, आप उसे रोक लीजिए, वरना तो अनर्थ ही हो जाएगा। तब शेर सीधा चीते के पास जाता है। शेर पूरी पूजा को तहस नहस कर देता है। चीते की पूजा में भंग पड़ जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या कर दिया शेर तुमने? मेरी तपस्या में बाधा लाने की तुमने सोची भी कैसे? मेरे जंगल के लिए तुम्हारी तपस्या घातक है। तुम्हें तो जान से ही मार देना चाहिए ताकि तुम फिर कभी ऐसा करने की सोच न सको। शेर चीते के ऊपर हमला कर देता है। तब चीता खुद की जान बचाने के लिए भागने लगता है। शेर बहुत कोशिश करता है कि वो चीते को पकड़ ले, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। तब शेर बंदर से कहता है, बंदर, अपने साथियों से कहो कि वो चीते पर नजर रखे। वो कहीं पर भी दिखाई दे तो मुझे खबर कर देना। शेर के आदेश से बंदर काम पर लग जाते हैं। इधर चीता भागते हुए एक दूसरे जंगल आ जाता है। बंदर के साथी वहां भी जाते हैं, जिसे चीता पहचान जाता है। तब वो मन ही मन सोचता है, ऐसे तो मैं मेरी तपस्या पूरी कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझे किसी न किसी की मदद लेनी पड़ेगी। चीता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बड़ा ही उदास बाज दिखाई देता। बाज अपने खाने के लिए चिंतित था। अरे, आजकल मुझे कोई शिकार ही नहीं मिल रहा। ऐसा ही रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा।
नहीं, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। क्या सच में? पर मुझे करना क्या होगा? पास में एक गुफा है, जब तक मैं उस गुफा से बाहर ना आऊं किसी को अंदर नहीं आने देना, और खास करके बंदर को शक नहीं होना चाहिए। बाज चीते की बात मान जाता है और इधर बाज उस गुफा की रखवाली करता है। चीता उस गुफा के अंदर जाकर तपस्या शुरू करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चीते को काली शक्तियां मिल जाती हैं। वो गुफा से बाहर आता है। हा 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 हा, बाज मेरी तपस्या संपन्न हो गई। अब हम दोनों इस जंगल पर अपनी हुकूमत करेंगे, सबको मार देंगे और उस शेर से भी बदला लेंगे। चीता अपनी काली शक्तियों को आजमाता है और उस शक्ति से बाज और चीता दोनों एक हो जाते और जादुई बाज चीता बन जाते। वो उसी जंगल में तबाही मचाने लगते हैं। वो जानवरों को मारने लगते हैं। ये सब बंदर देख लेता है। वो तुरंत शेर के जंगल आता है और शेर से मिलकर कहता है, महाराज महाराज, आखिरकार चीता अपने काम में कामयाब हो गया महाराज। वो एक जादुई बाज चीता बन गया है। अब वो किसी भी वक्त इस जंगल में आ सकता है। महाराज, वो साधारण चीता होता तो मार भी सकते थे, पर अब वो जादुई बाज चीता बन चुका है। उसका सामना करना बड़ा मुश्किल दिख रहा है। बंदर की बात सुनकर शेर चिंतित हो जाता है। वो उस चीते को मारने का उपाय ढूंढ ही रहा था, पर उसे कोई उपाय ही नहीं मिलता। तभी वहां जादुई बाज चीता आ जाता है। देख शेर, अच्छे से देख मेरी शक्ति को। आज सबसे पहले मैं तुझे मार दूंगा और बाद में तेरे इस जंगल को शमशान बना दूंगा। चीता शेर पर हमला करता है। हर हमले से शेर बचने की कोशिश करता है, पर शेर हमले में घायल हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर शेर वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे रुकता है और कहता है, अरे मैं ऐसा कैसे राजा हूँ? मेरी प्रजा मेरे लिए जान देने आई और मैं उन्हें ही मुसीबत में छोड़कर भाग आया। मैं इतना कायर कैसे हो सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे मेरी प्रजा के पास जाना ही होगा। शेर ये सोच ही रहा था कि तभी पास के पेड़ से उसे एक आवाज आती है। दरअसल शेर जहाँ रुका था वो एक जादुई पेड़ था। रुक जाओ शेर, ऐसे ही जाओगे तो तुम बच नहीं पाओगे और ना अपनी प्रजा को बचा पाओगे। फिर मैं क्या करूं? कैसे अपने आप को इस शर्मिंदगी से बचाऊं? कैसे? शेर को बहुत बुरा लग रहा था। तब जादुई पेड़ एक हाथी को प्रकट करता है। जादुई पेड़ शेर और हाथी को जोड़ देता है। अब शेर की ताकत भी जादुई बाज चीते की तरह बन गई थी। अब शेर हाथी जादुई बाज चीते का सामना करते। बाज चीता जानवरों को मार रहा था। तब शेर हाथी उसे रोकते। शेर को देखते हुए चीता कहता है, आ गया कायर। अच्छा शेर, तो तू भी मेरे जैसा बन गया, पर तेरी शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ नहीं। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई शुरू हो जाती और इस लड़ाई में जादुई शेर हाथी जीत जाते हैं तो बाज चीता हार जाते हैं। शेर हाथी बाज चीता को मार देते हैं। उसे मरते देख सारे जानवर खुश हो जाते। हाथी और शेर अलग हो जाते और शेर हाथी और जादुई पेड़ का धन्यवाद करता है और अपने जानवरों के साथ फिर हंसी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छाई की मदद करने कोई ना कोई जरूर आ जाता है, इसलिए हमें हमेशा बुराई छोड़कर अच्छाई का रास्ता चुनना चाहिए। भैंसा बना शैतान और भालू की जादुई कहानी। एक जंगली भैंस ने जंगल में सबको परेशान करके रखा था। आए दिन वो किसी न किसी को तंग करता। उसकी मजाक करने की वजह से जानवरों को हंसी नहीं आती, कभी कभी तो वे जख्मी भी हो जाते। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर उसके खिलाफ जंगल के राजा शेर के सामने उसकी शिकायत दर्ज कर दी। इतने दिनों से इतना सब कुछ हो रहा है मेरी नाक के नीचे से, और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। तुम सब क्यों इतने दिनों तक उसका अत्याचार सहन करते रहे? महाराज, हमें माफ कर दीजिए, पर हम क्या करते? उसने हमें डरा धमका कर रखा था, इसीलिए हम उसकी शिकायत करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। आजकल तो वो अपने मजाक की सारी हदें पार कर रहा है, इसीलिए हम सब हिम्मत जुटाकर आपके पास आ गए।
अब आप ही हमें उस भैंसे से बचाइए। भैंसे की हरकतों के बारे में जानवर शेर आग बबूला हो उठा और उसने तुरंत उसे जंगल से बाहर निकाल दिया। शेर बहुत ज्यादा ताकतवर और बुद्धिमान था। शेर की ताकत के सामने भैंसा भी कुछ नहीं कर पाया और वो चुपचाप उस जंगल से चला गया। पर जाते जाते उसने ठान ली कि वो वापस लौटकर सबको सबक जरूर सिखाएगा। काफी दिनों तक चलने के बाद आखिरकार वो एक सूखे तालाब के किनारे पहुंच गया, जहां पर एक अंधेरी गुफा भी थी। ये क्या, मेरी किस्मत इतनी फूटी है कि ये तालाब भी सूखा निकला। इतनी प्यास लगी है, भूख और प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। अब कहाँ से पानी लाऊं? अरे, ये गुफा कैसी है? चलकर देखना चाहिए, शायद यहाँ कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। भैंसा बिना सोचे समझे उस अंधेरी गुफा में चला गया। वो गुफा बाहर से अंधेरी नजर आ रही थी, पर अंदर जाते ही वहाँ पर अजीब सा उजाला था। एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। उसी रोशनी में भैंसे को गुफा के एक कोने में कुछ फल पड़े हुए दिखाई दिए, जिसे देखते ही वो तुरंत उनकी ओर लपका। उन फलों में भी एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, लेकिन भूखे भैंसे ने उस रोशनी को अनदेखा कर दिया। वाह, इतने सारे ताजे फल, चाहे किसी के भी हो, अब तो ये मेरे ही है, मैं ही इन्हें खाऊंगा। भैंसे ने आओ देखा न दाओ सारे फल चट कर दिया। उन्हें खाते ही कुछ ही पल में उसके पेट में अजीब सी हलचल महसूस होने लगी और अचानक उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी शैतानी ताकत का एहसास होने लगा। देखते ही देखते वो साधारण भैंसे से एक शैतानी भैंसा बन गया। भैंसा दिल से तो पहले ही शैतानी था, लेकिन अब उसका शरीर भी पूरी तरह से शैतानी हो चुका था। अपनी ताकतों का एहसास होते ही वो खुशी से हंसने लगा। हा 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 हा, इसे कहते हैं किस्मत। शायद मेरे नसीब में ये शैतानी ताकत ही लिखी थी, इसीलिए मुझे जंगल से निकाला गया। लेकिन मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। अब मैं उस शेर को भी हरा कर दिखाऊंगा। अब उस जंगल का कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचेगा। मैं अकेले ही उस पर राज करूंगा। अपनी शैतानी सोच के साथ शैतानी भैंसा जंगल की ओर निकल पड़ा। वो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था कि 2 दिनों की दूरी उसने एक ही दिन में तय कर ली। जंगल में घुसते ही उसने सब जानवरों पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसका ये रूप देखकर जानवर डर के मारे वहां से भाग गए। कुछ जानवर फौरन शेर के पास जाकर पहुंच गए। महाराज, महाराज हमें बचाइए, वो भैंसा, वो शैतानी भैंसा बनकर वापस लौटा है और सब जानवरों को मार रहा है, आप कुछ कीजिए। क्या, शैतानी भैंसा? जरूर वो उस काले तालाब के पास गया होगा। अब उसे तो मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। तुम एक काम करो, जंगल के दूसरे कोने में एक नई सुनहरी गुफा है, उसमें एक भालू बाबा तपस्या कर रहे। तुम तुरंत उनके पास जाओ और भैंसे को रोकने का तरीका पूछो। तब तक मैं भैंसे को रोकने की कोशिश करता हूँ। शेर के कहने पर बंदर तुरंत सुनहरी गुफा की ओर निकल पड़ा और यहाँ शेर शैतानी भैंसे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसने देखा कि भैंसा एक एक कर सभी जानवरों को बुरी तरह से मार रहा है। हिम्मत करके वो खुद उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तो तुम आखिरकार आ ही गए, इन जानवरों के मसीहा बनके। आओ, आज मैं भी इन्हें दिखाता हूँ कि मैं इनके मसीहा की क्या हालत करता हूँ। ये सब तुम नहीं, तुम्हारे अंदर की शैतानी शक्तियाँ बोल रही हैं। इन्हें खुद पर हावी मत होने दो, वरना तुम्हें बाद में पछताने तक का मौका नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। उन शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश करो ताकि तुम मुझे आसानी से मार सको। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। ये फालतू की बातें छोड़ो और मेरा सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। शेर ने भैंसे को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने उसकी एक न सुनी। अब शेर के पास उसका सामना करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। तो वहीं दूसरी ओर बंदर सुनहरी गुफा के सामने जा पहुंचा और बड़ी हिम्मत करके उसने अंदर प्रवेश किया। अंदर एक बड़ा ही विशाल भालू तपस्या में लीन था। बंदर ने बड़े ही भक्ति भाव से उस भालू को आवाज लगाई और उसे जंगल पर आई मुसीबत के बारे में बताया। बंदर की बातें सुनते ही भालू तपस्या से जाग उठा। मुझे लगा ही था कि यह समस्या जल्द ही उत्पन्न होगी,
उस कोने में पड़े फल उठाओ और मेरे साथ जंगल की ओर चले आओ। हमारे राजा को हमारी ज़रूरत है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद कर लो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। बंदर ने तुरंत फल उठाए और वो भालू की पीठ पर जाकर बैठ गया। 2 पलों में ही भालू ने उसे अपनी आंखें खोलने को कहा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को अपने जंगल में पाया। उसे समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी वो लोग जंगल कैसे पहुंच गए। ज्यादा सोचो मत, थोड़ा बहुत जादू मुझे भी आता है। अब जल्द ही ये फल लेकर मेरे साथ चलो। जैसे ही मैं इशारा करूं, ये फल तुम्हें भैंसे के मुंह में डालने हैं ताकि वो इन्हें खा सके। वो शैतानी भैंसा हमारी जान लेने पर तुला है और आप उसे फल खिला रहे हो। नादान बंदर, ये फल खाने से उसकी शैतानी ताकतें खत्म हो जाएंगी, इसीलिए उसे ये फल खिलाना बहुत जरूरी है। भालू की बात बंदर की समझ में आ गई। वो दोनों तुरंत भैंसे और शेर की लड़ाई वाली जगह पर जा पहुंचे। भैंसे ने शेर को बुरी तरह से घायल कर दिया था। अब अगर शेर की मदद ना करते तो शायद वो मर भी सकता था। भालू ने तुरंत अपनी जादुई ताकत की मदद से भैंसे पर वार किया, जिस वजह से भैंसा दूर जा गिरा। अचानक हुए वार की वजह से भैंसे का गुस्सा और भी बढ़ गया था और गुस्से के मारे वो जोर से चिल्लाने लगा। पीछे से हमला, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यही समय है, उस भैंसे के मुंह में फल खिला दो जल्दी। जी जी, अभी खिलाता हूँ। भैंसा मुंह फाड़कर चीख रहा था। बस उसी चीज का फायदा उठाते हुए बंदर ने उन फलों को उछालकर उसके मुंह में डाल दिया। बिना सोचे समझे भैंसे ने उन्हें निगल लिया। उसके पेट में वो फल जाते ही अचानक उसका सर चकराने लगा और वो नीचे लेट गया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। सारे जानवर उस पर नजरें गड़ाए बैठे थे कि तभी अचानक वो उठकर खड़ा हो गया। अब वो पहले जैसा सामान्य नजर आ रहा था। अब सारे जानवर उसे गुस्से से घूरने लगे। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती माफी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा और लौट कर भी वापस नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। भैंसा अपनी गर्दन झुकाए जंगल छोड़कर चला गया। तभी शेर की नजर भालू पर गई और उसने सबकी ओर से उनका धन्यवाद किया और भविष्य में भी ऐसी मुसीबतों से जंगल को बचाने की विनती की। भालू भी शेर की विनती को मानकर वहां से अपने तरीके से गायब हो गया।